Good evening everybody, Assalamu alaikum and welcome to Club 40 Stay Healthy After 40 with me Dr. Muzna Ibrahim. Show ko shuru karne se pehle, first of all I'd like to thank all of you for making Club 40 such an immense success. Thank you for your emails, your feedback and of course हमारे website पे आप सबकी activity नज़र आ रही है हमें. Club 40 पे आज हमने आपके लिए एक बहुत special program रखा है. It's special because we have some very interesting expert panelists to tell you what bone mineral density is. बोन मिनरल डेंसिटी के टेस्ट कौन से होते हैं, ये किसको करवाने चाहिए, करवाने के क्या फ़ायदे हैं और बोन मिनरल डेंसिटी के रिपोर्ट्स जो है वो किस शक्ल में सामने आती है और उनसे क्या पता चलता है. ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन राइट हियर ऑन क्लब 40 और उसके अलावा हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तो आपके लिए हैं ही, जिसमें build your bones है which is our exercise segment and then we have our bone friendly diet जिसमें आपको nutrition के हवाले से बताया जाता है. Let me not forget our other segment which is your favorite जिसमें हम आपको एक मौका देते हैं एक फ्री DEXA स्कैन का सर्टिफिकेट या वाउचर जीतने का. फ्री एब्सोल्युटली और सिर्फ आपको ये करना कि एक आसान से सवाल का जवाब देना है. Well, without any further ado, let me introduce you to our expert panelists for today. सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तैयब आसिम who is a consultant orthopedic surgeon at Ziauddin Hospital and also at the Advanced Orthopedic and Reconstructive Clinic. Assalamu alaikum Dr. Tayyab and thank you for being on the show. Thanks very much to you as well. Dr. Tayyab को join कर रहे हैं Dr. Ahmed Iqbal who is a consultant physician and rheumatologist और वो भी Ziauddin Hospital Clifton Campus से ताल्लुक़ रखते हैं. Assalamu alaikum to you Dr. साहब. वालेकुम सलाम. सर जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हम काफ़ी अरसे से बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और हमने समझाने की भी कोशिश की कि बोन मिनरल डेंसिटी क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इससे क्या पता चलता है, ये टेस्ट किसको करवाने चाहिए. आज मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करें. तो आई थिंक टू स्टार्ट इन अ प्रॉपर ऑर्डर माय फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि बोन मिनरल डेंसिटी क्या है. देखिए बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो बेसिकली आपकी बोन मैस की मेजरमेंट के लिए है एज ए ग्लोबली एज ए जनरल व्यू के हिसाब से. और इसमें एक सर्टेन एज होता है, उस एज के ऊपर हम ये टेस्ट करवाते हैं ताकि हमें ये मालूम हो सके इस कितनी मजबूत हड्डी है कि अब 40 इयर्स के बाद ख़वातीन या मर्द, लेकिन बेसिकली हमारी कंसल्टेशन ख़वातीन के साथ है कि उनके जो हार्मोनल्स या उनकी जो पूरी बॉडी का जो बायोकेमिकल चेंजेस हैं देयर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन. तो उसका 40 के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है और मैन का है अब 60 से ज़्यादा ताल्लुक़ है, 60 एंड 70. तो वो एज ग्रुप को एक नॉर्मल उसी एज ग्रुप के साथ नॉर्मल पैटर्न के साथ कंपेयर करना पड़ता है. राइट. इसमें जो सबसे कामयाब टेस्ट है और जो बहुत जिसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी है वो है डेक्सा स्कैन जिसे कहते हैं डुअल एनर्जी एक्स-रे एब्जॉर्प्टोमेट्री. वो डेक्सा स्कैन जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है. एग्जैक्टली बिल्कुल. तो ये बेसिकली ये टेस्ट है जो हमको करवाना है और इस टेस्ट की रिलायबिलिटी भी है प्लस ये कि इसको आप देकर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टेस्ट विच आर नॉट एज गोल्ड स्टैंडर्ड्स विच आई कांट से दीज आर इन्फीरियर टेस्ट बट इट हैज़ नो क्लिनिकल प्रूवन रिजल्ट्स. जैसे कि एक पोर्टेबल मशीन होती है जिसे बोन मिनरल डेंसिटी जो स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए एक्सेप्टेबल है, वो 70% तकरीबन स्पेसिफिक या सेंसिटिव है जो पोर्टेबल मशीन है. हाँ वो जो पोर्टेबल होती है जिसे हम BMD टेस्ट कहते हैं वो नियरली अराउंड 70% है. लेकिन जो शख्स आपको जो टेस्ट मोर देन 70 या मोर देन 90 और 80% देता है तो उसकी आई थिंक इट्स मोर रिलायबल देन क्यों ना कि पहले वो टेस्ट हो. एग्जैक्टली दिस इज व्हाट we think for. Okay. So, Dr. Ahmed, could you tell us how the results come? ये जो DEXA scan है, इसमें I'm sorry मुझे मुझे पता है मैं एक डॉक्टर हूँ लेकिन मैं वही सवाल पूछ रही हूँ आपसे जो लोग हमसे पूछना चाहते हैं कि इस टेस्ट में दर्द तो नहीं होता, ये क्या एक एक्सरे है, इसकी शुआओं से कुछ कोई नुकसान तो नहीं होता. राइट. डॉक्टर मुज़ा देखें DEXA स्कैन हम डॉक्टर तैयब ने जैसे बताया कि एक डेक्सा स्कैन मशीन डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री से भी कर सकते हैं. इसके अलावा एक और टेस्टिंग मेथड होता है जो CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड से भी हो सकता है. लेकिन जो मोस्ट रिलायबल टेस्ट है जिसकी एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड है एज अ फिजिशियंस रूमेटोलॉजिस्ट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स उसको फॉलो करते हैं वो डेक्सा स्कैन थ्रू प्रॉपर मशीन है.
Okay. जो एक तरह से स्कैन होता है. Okay. ये वो वाला स्कैन नहीं है जैसे बोन स्कैन. अक्सर ख़वातीन को कैंसर या लोगों को कैंसर की ट्रेसेस को देखने के लिए कराना पड़ता है. नहीं, ये वो चीज़ नहीं है. इसमें एक बेड होता है जिस पर मरीज या जिसका हम टेस्ट करा रहे हैं वो आके लेट जाता है. ठीक है. वो स्कैन डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट रेस से उसकी बोन की स्ट्रेंथ मेजर कर लेता है और रिजल्ट इंटरप्रेट करके हमें दे देता है कि इसका टी स्कोर कितना है. ठीक है. तो इसमें कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती. हाँ. कोई फास्टिंग या नहार मुंह या ऐसी कोई जरूरत नहीं है. अच्छा. सिर्फ एक चीज जरूरी होती है कि हाँ, अगर कोई कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहा है, कोई ऐसा मरीज है या जो शख्स ये टेस्ट करा रहा है वो ऑलरेडी कैल्शियम सप्लीमेंट्स पे है, तो 24 आवर पहले वो कैल्शियम इनटेक रोक दे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज जो खवातीन देख रहे हैं इस वक्त हमें और जो जानना चाहती हैं कि क्या हमें डेक्सा स्कैन करवाना चाहिए, तो उनको कैसे जज करना चाहिए कि दे आर हाई रिस्क एंड दे शुड गो एंड गेट अ डेक्सा स्कैन. ओके, तो इसमें देखें ब्रीफली वही बात हो रही है कि जो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस है या सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर फर्स्ट क्या प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसकी एज ग्रुप तो अबव 40 ईयर्स में हम करवा सकते हैं. पेशेंट जिनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं फैमिली हिस्ट्री के अंदर. अच्छा. 40 प्लस वो जिनकी बहन भाई या वालदैन हिप फ्रैक्चर्स के साथ, वर्टिब्रल फ्रैक्चर के साथ, रिस्ट फ्रैक्चर के साथ हैं, तो उनकी फैमिली में जो भी 40 से अबव है ख़वातीन उनका वो करवाएं. ठीक है. थर्ड ये कि जो लोग सेकेंडरी रिलेटेड हैं, फर्स्ट क्या जो हाइपरपाराथायरॉयडिज्म हो गया या हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, अच्छा, मतलब एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो गए, थायराइड और पैराथायराइड के डिसऑर्डर्स, ठीक है, ये हो गया, और भी एंडोक्राइन के जो प्रॉब्लम्स हैं, प्लस वो लोग जो अल्कोहल कंजप्शन है, सिगरेट स्मोकर्स हैं, तो इन सब को भी जहन में रखना चाहिए. या फर्स्ट क्या जिसकी सर्जिकली रिमूव ओवरेक्टमी यानी वो ओवरी निकाली हुई है या हिस्टेक्टमीज हो गई हैं. अच्छा, जिसका एस्ट्रोजन पहले ही से एग्जैक्टली, बिल्कुल पहले ही कम है, तो ये लोग दीज पीपल आर वेरी ऑन हाई रिस्क. ऑलराइट, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि इनका आप असेसमेंट कर लें. अगर 42 इयर्स की अगर कोई खातून है या 45 इयर्स की कोई खातून है और इनके कोई एक भी रिस्क फैक्टर्स कंसाइड कर रहा है, आई थिंक शी शुड गो फॉर डेक्सा स्कैन. और हम 40 साल की उम्र पे इसलिए करने को कह रहे हैं ये टेस्ट क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो 1-2 दिन में नहीं होता, ये बहुत वक्त लगाता है. तो अगर आप इसको पहले ही ऑस्टियोपीनिया के फेज में पकड़ लें तो फिर इसके बारे में कुछ किया जा सकता है. डॉक्टर अहमद, आर देयर एनी अदर रिस्क फैक्टर्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड? यस, डॉक्टर तैयब ने कुछ मेडिसिन का जिक्र किया. बिल्कुल. जैसे स्टीरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है, अस्थमा के पेशेंट्स में यूज़ हो रही होती है, आर्थराइटिस में भी यूज़ करते हैं. तो जो लोग लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड यूज़ कर रहे हैं दे आर हायर रिस्क. लॉन्ग टर्म मैं अक्सर सुनती हूँ, व्हाट क्वालिफाइज एज लॉन्ग टर्म? देखिए 6 वीक्स. 6 वीक्स इज लॉन्ग टर्म. Exactly. देखिए ना, किसी के जहन में हो सकता है कि अगर आप सालों साल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं तो ही हमारी हड्डियों पे असर पड़ा होगा, बट 6 हफ्ते एटलीस्ट इफ समथिंग 6 हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रही है और इसको ज़्यादा अरसे देना पड़ेगी किसी भी बीमारी की वजह से, जैसे ऑटोइम्यून डिजीजेज होती हैं जिसमें सालों साल हम स्टीरॉइड पे रखते हैं, तो उनको हम प्रोफाइलेक्टिकली डेक्सा स्कैन का मशवरा देते हैं और दवा शुरू करते हैं. स्टेरॉइड को मैं अगर और आसानी से समझाना चाहूँ तो कैसे? स्टीरॉइड एक ऐसी दवा है जिसको मुख्तलिफ नामों से माशरे में पहचाना जाता है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिसोन, हम तो अपने अस्पताल में चावल वाली गोली कहते थे. चावल वाली गोली, लेकिन अब चावल वाली गोली के अलावा भी बहुत सारी ऐसी गोलियां जो चावल वाली गोलियां ही होती हैं, लेकिन वो सही. जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, उनको ज़्यादा रिस्क होता है ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने का. थायराइड का जिक्र हुआ, गिलेट की बीमारी, जी हाँ. अच्छा, वो लोग जो ऐसी अद्वियात ले रहे हैं जैसे मिर्गी की बीमारी है जिसमें वो एंटी एपिलेप्टिक लेते हैं, बिल्कुल, जिनको झटकों की बीमारी एग्जैक्टली तो ये दवाएं ज़्यादा से इस्तेमाल करने से हमें बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिससे अल्टीमेटली कैल्शियम लॉस और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. तो दीज आर द रिस्क फैक्टर. तो ये डॉक्टर तैयब ने बड़ा अच्छा एलिब्रेट किया. मैं थोड़ा सा टाइम लेके उसको समराइज करना चाहूँगा कि आम समझने के लिए ये देखना जाए, इफ किसी की औरत जिसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, शी इज़ अ कैंडिडेट फॉर डेक्सा स्कैन. कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे करना चाहिए या नहीं. 65 प्लस डेक्सा स्कैन यस. वो औरत जो कि मीनोपॉज हो चुकी है और 65 से उसकी उम्र कम है, अब यहाँ पे देखना यह है कि डॉक्टर साहब ने जो रिस्क फैक्टर्स बताएं उसको सामने रख के देखें कि मैं उनमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर पे टिक करती हूँ. मुझे जोड़ों का अमराज है जैसे गठिया, टिक. मैं स्टीरॉइड का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है. Okay. मुझे जवानी में कभी फ्रैक्चर हुआ था. मेरे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी कि माँ,
खाला, फर्स्ट डिग्री खालाजाद, मामूजाद, भाई या बहनों में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मेरा बॉडी मास बहुत लीन है, दुबली पतली, बहुत ही फ्रेल, फ्रेजाइल, बहुत कमजोर। अच्छा, तो कमजोर लोग भी एट रिस्क हैं, और जो मोटापे का शिकार हैं उनके तो जोड़ों में ऑब्वियसली वजन के वजह से वेयर एंड टेयर ज्यादा हो जाता है। क्योंकि देखिए मेन चीज इस कैल्शियम है। जिसने ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करी और जिसने वर्जिश नहीं करी, जिसका वजन कम है, जिसका बहुत फ्रेल हेल्थ है, तो उसके बॉडी में कैल्शियम कम होगा, एंड ऑब्वियसली कैल्शियम डेफिशिएंसी लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। जब ये बीमारी होगी तो उसके बाद ये टेस्ट और इसकी अहमियत और कौन सा टेस्ट कराना चाहिए बाद में। कुछ लोगों ने ईमेल किया है हमें, 3-4 हमें लोगों ने अपने रिजल्ट्स भेजे हैं, यानी कि रिपोर्ट्स भेजी हैं बोन मिनरल डेंसिटी के हवाले से डेक्सा स्कैन करवा के, और वो चाहते हैं कि आप उनको पढ़ें, देखें, लेकिन वो अपने नाम जो हैं वो प्राइवेट रखना चाहती, तो मैं नाम नहीं लूँगी, बट दिस इज़ आवर फर्स्ट वन and this is our second one. But how they are going to identify? कि कौन कौन सा है, ये तो एक प्रॉब्लम है। Right. तो मेरे ख्याल से मुझे पर्सनली बैठ के आपको ईमेल करना पड़ेगा, मेरा काम बढ़ा दिया है हमारे ईमेलर्स ने और देखने वालों ने। बट दीज आर द 2 रिपोर्ट्स। और इस एक्सरसाइज का जो वजह है वो ये है कि लोगों को समझ में आ जाए कि इस टेस्ट से डॉक्टर को क्या समझ में आता है, और वो देख के आगे क्या एडवाइस देगा। राइट, अच्छा पहले रिजल्ट। ठीक है, मेरे पास जो रिजल्ट नंबर 1 है ये दिस इज ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया मतलब जिन्होंने भी टेस्ट करवाया है एक ऐसे स्टेज पे वो उन्होंने अपनी बीमारी को पकड़ा जहाँ पे अभी ऑस्टियोपोरोसिस की सूरत में नहीं आई है। ठीक है, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक नॉर्मल बोन, हेल्दी बोन, ठीक है, वीक बोन और डिजीज बोन। ठीक है, तो ये है वीक बोन। वीक बोन, ठीक है, दिस इज ऑस्टियोपेनिया, राइट। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, रिजल्ट नंबर 2 ये जो मेरे पास है दैट इज नॉर्मल। ओह, I'm so happy. मैं बाकी, wow, good. And result number 3 is osteoporosis. Oh. This is disease bone, weak bone, जिसे osteoporosis है, and she needs treatment. और ऑस्टियोपोरोसिस हो गए तो इनका टी स्कोर क्या है, मतलब इनका टी स्कोर लंबर स्पाइन में -2.7 है, which is beyond -2.5. ठीक है, कट ऑफ क्या होता है? 2.5. Normal is from 0 to -1.5. It's normal. 0 to -1.5 ये नॉर्मल है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, ठीक है, -1.5 till -2.5 ऑस्टियोपेनिया। ओके, ठीक है, और 2.5 समथिंग बियॉन्ड यानी इससे भी नीचे गिर गए, -2.6 -2.7 नीचे जा रहे हैं ना, दिस इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो इज इट रियली बैड? तो इस पेशेंट को भी अगर ये आपका पेशेंट होता तो आप इसको क्या कहते हैं? पहले तो मैं उनको ये मशवरा देता कि डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी का इस्तेमाल करें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स विद विटामिन डी इस्तेमाल करें। दूसरा मैं इनको ये मशवरा देता और इनकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद कि इनके लिए कौन सी बिसफॉस्फोनेट मुनासिब है वो स्टार्ट करें। मतलब एक होता है सप्लीमेंट जिसमें आप अपनी ही जिस्म की कुछ कमियों को पूरा कर रहे हैं, दूसरा होता है दवाइयाँ, ओके, जो कि अब इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगी। एग्जैक्टली ये जो दवा है ये क्या करती है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ दवाएं इस्तेमाल होती हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एंटी रिजॉर्प्टिव या एनाबॉलिक। एंटी रिजॉर्प्टिव मींस कि वो चीजें जो बोन को रिजॉर्व कर रही हैं, खा रही हैं, उनको रोक दिया जाए, ताकि जितनी भी बची कुची बोन है वो स्टे करे, और वो जो बोन बढ़ रही है, जो सेल्स जो बोन को बना रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल बेझिझक कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स, क्योंकि हम अपने ऑडियंसेस को अवेयर कर चुके हैं कि बी फॉर ब्लास्ट, बी फॉर बनाना। सो ऑस्टियोब्लास्ट बोन को बनाते हैं, एग्जैक्टली, एंड ऑस्टियोक्लास्ट उसको ईट करते हैं। ठीक है, तो किसी नॉर्मल हेल्दी बोन के लिए जरूरी होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट पुराने सेल्स को खा लें, उनको, और ऑस्टियोब्लास्ट आकर उस खाई हुई जगह पे एक नए सेल्स डेवलप कर दें, ताकि एक नई बोन बन जाए। ठीक है, ये रिसाइकिल होती रहती है, रिसाइकलिंग होती रहती है। अब क्या होता है, मीनोपॉज के बाद ये रिसाइकलिंग स्लो हो जाती है कि ब्लास्टिक एक्टिविटी बहुत स्लो होती है, क्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। सॉरी मैं आपकी बात काट रही, लेकिन इस पर्टिकुलर पेशेंट को जहन में रखते हुए
ट्रीटमेंट शुरू के कितने अरसे बाद आपको कोई फ़ायदा, मतलब पेशेंट को कोई फ़ायदा महसूस होगा? मैं कहता हूँ कि एज सुन एज यू स्टार्ट दीज मोडेलिटी, दीज ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो मैं ख्याल है कपल ऑफ वीक्स में भी 6 to 8 वीक्स के बाद शुरू हो जाती हैं। या आपके एक्सपीरियंस थोड़ा? मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि देखें जो ड्रग्स जो इसमें इस्तेमाल होती हैं दे आर वेरी स्लो एक्टिंग ड्रग्स, एटलीस्ट 8 to 9 months, 1 साल के बाद जाके थोड़ा सा बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू होती है हड्डी में। एग्जैक्टली। लेकिन एक होता है हड्डी में, जैसे कि वो 1.5-2 साल बाद डेक्सा स्कैन दोबारा करवाती हैं, तो एक होता है हड्डी में चेंज, लेकिन एक्चुअल पेशेंट की अपनी हालत में जो मेरा एटलीस्ट 2-3 months लगते हैं। उस दौरान एग्जैक्टली उस दौरान हम कुछ ऐसे एनाल्जेसिक्स पेशेंट को रखते हैं जिसकी वजह से उनकी दर्द में काफ़ी कमी हो रही होती है। ये तो कुछ सवाल मैंने अपने लिए पूछ लिए। डॉक्टर अहमद, थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू से थैंक यू टू यू। मुझे पता है कि क्लिनिक आपको आवाज़ें दे रही है और आपको वापस जाना है, बट विद द प्रॉमिस दैट यू विल कम बैक वेरी सून। आज हमने ट्रीटमेंट को थोड़ा थोड़ा टच कर लिया बिकॉज आई जस्ट रियली वांटेड टू जंप ऑन टू ट्रीटमेंट, और हम ट्रीटमेंट के ऊपर मज़ीद तफसील पे ज़रूर प्रोग्राम करेंगे, सो आई विल इन्वाइट यू फॉर दैट। एंड डॉक्टर साहब, आप तो हमारे साथ ही हैं, और इसी के साथ हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। प्लीज़ डू नॉट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक ऑन क्लब 40, स्टेइंग हेल्दी आफ्टर 40।